नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमने हिंदी वर्ण विचार भाग 1 में बात की थी कि वर्णमाला के या उच्चारण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं से होता हो, जो स्वतंत्र ध्वनि हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वयं उच्चारित ध्वनि अर्थात स्वतंत्र वर्ण को स्वर कहते हैं। फिर हमने उसी क्रम में स्वरों का वर्गीकरण जाना, जिसमें हमने मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत को जाना, जाति के आधार पर सजातीय, विजातीय और जीव की आकृति के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च और तालु के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत को जाना। आज उसी क्रम में हम आगे की बात करते हैं हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार भाग 2। साथियों, सबसे पहले स्वरों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो सभी स्वरों को हमने क्रम से लिखा है, ए और आ, ई और ई, उ और उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण स्थान अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत शानदार एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जिसको आप 1 से 2 बार बोलेंगे और वो आपको याद हो जाएगी। और वो याद होने के साथ साथ इसको फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वो क्या है? तो ए और आ, ये हमने पिछली कक्षा में भी जाना। ये ए और आ होता है सजातीय। सजातीय का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण एक ही अंग से होता हो। तो ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अर्थात ये कैसे वर्ण है? सजातीय। इसको याद करने के लिए ये वाली आप ट्रिक याद करेंगे। लिखा है के टी ओम, के टी को, के टी ओम, के टी को। 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। के टी ओम, के टी को। अब क्या मतलब है? जो स्वर लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनके आगे लिख दीजिए के टी ओम, के टी को। इसका अर्थ है कंठ, ई और ई का उच्चारण स्थान तालव्य, उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कैसे? ए और ई के मेल से ऐ बनता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे ए का उच्चारण स्थान आपने पता है क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो दोनों मिलके क्या बने? कंठ तालव्य। अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालव्य। इसी तरीके से औ और औ, ओ और औ, ये हमने जाने थे कि एक स्वर होते हैं वृत्ताकार और एक होते हैं अवृत्ताकार। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल या वृत्त की आकृति में घूम जाए। उ, ओ, औ। इसी में ये देखिए, तो इन्हें कहते हैं कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। एक बार फिर देखिए, कंठ तालव्य, ओष्ठ मूर्धन्य, कंठ तालव्य। आगे सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अब यह एक शब्द है सघोष। देखिए, से एक उपसर्ग है जो इस शब्द में लगा है। घोष क्या है? मूल शब्द है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ने वाला है। अर्थात से का अर्थ है साथ और घोष का अर्थ होता है नाद या कंपन या भारीपन या आवाज। आपने एक शब्द सुना होगा शंखनाद। तो यहां है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होती हो, आवाज होती हो, भारीपन होता हो, वो क्या कहलाते हैं? सघोष। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष। नेक्स्ट बात करते हैं, मात्रा सदैव किसकी होती है? स्वरों की होती। मात्रा सदैव किसकी होती है? स्वरों की होती है। अब मानक स्वर की बात क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में मानक स्वर कितने हैं, तो आंसर कितना होगा? 11 होगा। अब यही क्वेश्चन पूछे कि मानक स्वर कितने हैं, तो 11। लेकिन 11 विकल्प में ना हो तो आंसर किसके साथ जाएगा? तिहरे के साथ। और जब 11 और तिहरे दोनों दिए हो तो मानक हिंदी के अनुसार, मानक देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब 11 भी ना हो और तिहरे भी ना हो तो आंसर किसके साथ जाएगा? वो केवल 10 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 10 के साथ जाएगा। उसकी बात बताते हैं कैसे जाएगा। कि जो री है ये स्वर और व्यंजन दोनों का कार्य करता है। वो कैसे करता है? जब ये स्वर के रूप में कार्य करेगा तो नीचे अंग्रेजी के जो सी लेटर होता है उसके तरह से मुड़ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, कृषि,
कृपा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका स्वर के रूप में हो जाएगा। और यदि रे ऋषि री पूर्ण रूप से लिखा है इस प्रकार से तो ये आपका व्यंजन हो जाएगा। ऋतु, ऋचा, ऋषिपाल, ऋग्वेद, ऋदंबरा, ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन के रूप में। तो इस प्रकार यदि 11 और 13 नहीं मिले तो आंसर किसके साथ जाएगा 10 के साथ। लेकिन मानक स्वर के अनुसार पूछे तो आंसर 11 जाएगा और 11 नहीं है तो 13 जाएगा। 13 11 दोनों है तो 11 जाएगा। 13 11 नहीं है तो फिर किसके साथ जाएगा 10 के साथ। अगली बात, मात्रा सदैव स्वरों की होती है और वे मात्रा की संख्या होती है 10। मात्रा की संख्या कितनी होती है 10। एक नहीं होती, वो क्या है एक ही मात्रा नहीं होती, इसीलिए ए को उदासीन स्वर कहते हैं। कैसे कहते हैं उदासीन स्वर कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक किया है मैंने इसलिए कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उदासीन स्वर है तो वो कौन होगा ए। क्या होगा ए, क्या होगा ए। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बात करी थी ए को ही मध्य स्वर भी कहते हैं। ए को मध्य स्वर भी कहते हैं। ए बीचों बीच जीव जो हमारी बीचों बीच खड़ी हो जाएगी ए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है अंग, ये और ये अह। इसको अनुस्वार कहते हैं जिसमें केवल नासिका का प्रयोग होता है, अर्थात जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है। अंक, पंक्त, संख, खंड, पंडित, इस तरह से। और विसर्ग, इसका उच्चारण आधे है की तरह होता है, जैसे प्रातः, अंतः, स्वतः, अतः, दुख। इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या कहते हैं अयोग वाह, जो न तो पूर्णतः स्वर हो और जो न पूर्णतः व्यंजन हो, अर्थात जिसका साथ आते हैं उसी के साथ वहन करते हैं। इनकी संख्या कितनी है 2। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी में अयोग वाह की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना होगा 2 होगा। आंसर कितना होगा 2 होगा। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात कि ये तो दिया है विसर्ग, इसका उच्चारण क्या होता है कंठ। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है कंठ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखिए, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। हिंदी शब्दकोश में स्वरों का क्रम, जो हिंदी शब्दकोश है उसमें स्वरों का क्रम पूछा है तो वो बताना है। तो हिंदी शब्दकोश में जो हमारी डिक्शनरी है उसमें शब्दकोश का क्रम क्या है दिए गए स्वरों का। अब दिए गए स्वरों का क्रम क्या है तो आप जानेंगे ए, आ, ई आपको स्वर आते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि ए से पहले कौन आता है, अ से पहले कौन आता है, तो दिए गए स्वरों को आप यूं का यूं ही रहने दीजिए, यूं का यूं ही रहने दीजिए। लेकिन इन दिए गए स्वरों से पहले केवल 3 वर्ण याद कीजिए और उनको उठा के इनसे पहले रख दीजिए, तो हिंदी शब्दकोश का क्रम तैयार हो जाएगा। वो कैसे? अनुस्वार। क्या? अनुस्वार हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, जैसे संतान, अंक, अखंड, पंडित, मंड, इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले होता है। उसके बाद है अनुनासिक। उसके बाद क्या है? अनुनासिक। ध्यान देंगे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। ये अनुनासिक है और ये केवल क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार का मतलब है कि जिसका उच्चारण में केवल नासिका अर्थात नाक का ही सहारा लेना पड़े, जिसमें श्वास नाक से ज्यादा निकले। और अनुनासिक का मतलब क्या है? ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का सहयोग लेना पड़े या सहारा लेना पड़े। जैसे बोले गांव, बोलिए गांव, चांद, पांव, आंच, आंख, पांच, तो ये क्या है? अनुनासिक। क्या है ये? अनुनासिक। तो अगला कौन आएगा? अनुनासिक। फिर है विसर्ग। फिर कौन आएगा हिंदी शब्दकोश में? विसर्ग। तो याद करना है कि हिंदी शब्दकोश में स्वरों का क्रम दिए गए स्वरों के अनुसार ही है, लेकिन आपको केवल और केवल 3 वर्ण याद करने हैं, अंग, अंग, अह, और बाकी दिए गए स्वर स्वयं रहेंगे जैसे थे वैसे। अंग, य, अह, ए, अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री। देखिए री जो है ये भी 2 होते हैं, यदि ये कर दिया जाए तो ये दीर्घ री हो जाएगा, जिसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में किया जाता है। आगे ए, आई, ओ,
और औ। इस प्रकार ये हिंदी के शब्दकोश का स्वरों का क्रम होता है। हम मौखिक आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। आगे लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित आधार पर, तो ध्वनि का ही लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। देखिए हमने भाग 1 में जिक्र किया था कि वर्ण के कई अर्थ होते हैं, जाति, रंग, अक्षर। क्योंकि देखिए जानिए एक चीज और कि किसी भी शब्द का कोई एक ही निश्चित अर्थ नहीं होता। जब वो वाक्य में रखा जाता है तो उस वाक्य के अनुसार अपना भाव या अपना अर्थ बदल लेता है। कि जैसे कार माने किरण, कार माने टैक्स, कार माने हाथ। इस तरह से किसी भी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, वो भाव के अनुसार वाक्य में जिस स्थान पर रखा हो, संज्ञा भी बन सकता है, विशेषण भी बन सकता है, क्रिया भी बन सकता है, वो आगे की बात। अगला है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उसका आंसर किसके साथ जाएगा? शब्द के साथ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं भावार्थ के आधार पर, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वाक्य। एक किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, उसका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है किस परीक्षा में था, लेकिन मैंने देखा था। ये क्वेश्चन पूछा था कि डायलेक्ट का अर्थ क्या होता है? डायलेक्ट का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना डायलेक्ट शब्द का अर्थ बोली होता है। कई बार हिंदी के पेपर में परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के भी आ जाते हैं, जिसका वो हिंदी शुद्ध रूप पूछता है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या है? तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, जारी कर दी गई। देखिए अब बात करते हैं व्यंजन की। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित हों, उन ऐसी ध्वनियों को, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए यहां लिखा है क, तो क क्या है? क और अ, अर्थात ये तिरछी लाइन लगी है, इसको कहते हैं हल चिन्ह, अर्थात व्यंजन का ही दूसरा नाम होता है हल चिन्ह। तो क में आ है, अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होता। अब देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले व्यंजन का वर्गीकरण हम है स्पर्श व्यंजन, अर्थात जीव जहां जहां स्पर्श करती हो उस आधार पर स्पर्श, और इनको वर्गों में बांटा होता है, इसलिए इनका नाम होता है वर्गीय व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, और यहां है 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो जाती है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग हैं, तो संख्या कितनी होगी? 25। ये वर्गों के नाम लिखे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब वर्ग कौन है? क, च, ट, त, प। क्रम से याद रखना है, क, च, ट, त, प, कचट तप। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ये है अंग। क्या नाम है? अंग। इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है अंग। च, छ, ज, झ, इय। च, छ, ज, झ, इय। आगे ट वर्ग की बात करें, ट, ठ, ड, ढ, अण। अण आगे लिखा अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब ये जो वर्गीय व्यंजन हैं या स्पर्श व्यंजन हैं, इनकी संख्या 25 है। यहां से 6 क्वेश्चन बनते हैं जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन बनेगा और बनता आया है, और आगे भी प्रबल संभावना इसकी बनने की है। वो क्या है? सबसे पहले देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इनको ब्लॉक कर दीजिए, अर्थात इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, किसी भी वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण, किसी भी वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अब इस अनुनासिक का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का सहयोग होता हो, अर्थात जो वर्ण मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हो। देखिए बोलिए अंग। अब आप नाक बंद करेंगे, नहीं बोलेगा। न, नहीं बोलेगा, तो इन्हें कहते हैं अनुनासिक। अब केवल वो पूछे कि अनुनासिक की संख्या कितनी है, तो किसके साथ चली जाएगी? 5 के साथ, क्योंकि एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका नाम है अल्प प्राण। क्या नाम है? अल्प प्राण। देखिए अल्प माने थोड़ा और प्राण से मतलब है वायु से, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में या स्वर तंत्र से या मुख से कम प्राण या वायु की या ध्वनि की आवश्यकता पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, 135। क्या याद रखना है? 135, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण, अधिक वायु, अधिक ध्वनि की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण, अर्थात दूसरा और चौथा। अब देखिए यहां ध्यान से देखें, ये क लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? क, और ख लिख दिया जाए तो इसे लिखेंगे के एच। तो समय किस में ज्यादा लगा? के एच, अर्थात ख में ज्यादा लगा। तो किसी वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण और पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण। क्वेश्चन 3 हुए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा है सघोष। क्या लिखा है? सघोष। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर नाद हो, कंपन हो, आवाज हो, भारीपन हो। फिर से सुनिए एक बार, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो, भारीपन हो, आवाज हो, नाद हो, वो क्या कहलाते हैं? सघोष। अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। बात करें आगे अघोष की। ए का मतलब है नहीं, क्योंकि उपसर्ग रूप में लगा है। ए का अर्थ है नहीं और घोष का मतलब नाद, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद ना हो, कंपन ना हो, आवाज ना हो, भारीपन ना हो, गुनगुनाहट ना हो, तो ये क्या कहलाएंगे? अघोष। अघोष का मतलब है किसी वर्ण का, किसी वर्ग पहला और दूसरा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा। अगली बात देखें, नेक्स्ट बात करते हैं भैया अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की, तो यहां से बात आपकी होगी, स्पर्श व्यंजन से 6 क्वेश्चन हुए। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कुल संख्या 25 होती है। क वर्ग में 5, इस प्रकार से ये आपके लिखे हैं। अब पहला क्वेश्चन, किसी वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है, और अनुनासिक का अर्थ होता है जिसका उच्चारण मुख और नाक से हो, जिनकी संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, अल्प प्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, सघोष किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष किसी वर्ग का पहला और दूसरा। ये तो बात हुई आपकी स्पर्श व्यंजन से बनने वाले क्वेश्चंस की। अगली बात है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। वो कौन है? इनका सही क्रम आप याद रखेंगे कि पुस्तकों में दिया है य र ल व, लेकिन क्रम क्या है? य व र ल, य व र ल। इसका भी मैं कारण बता दूं कि ये जब बनता है तो ई में चले जाता है, वह जब बनता है तो ऊ में चले जाता है, तो ई के बाद ही ऊ आता है, इसलिए क्रम इसका होगा य व र और ल। इनकी संख्या कितनी है? 4। यहां सबसे पहला क्वेश्चन देखें ध्यान से, ये और वे को हमने क्या कहा है? अर्धस्वर, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिनकी संख्या कितनी है? 2। हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी हुई? 2। और ये का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ये का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और रे को हम क्या कहते हैं? लुंठित। रे को क्या कहते हैं? लुंठित, अर्थात जिसका उच्चारण जीभ के लुढ़कने से होता हो। और ले को प्रयत्न के आधार पर, जो हमारा प्रयास करती है जीभ, उसके आधार पर क्या कहते हैं? प्रकंपित। क्या कहते हैं? प्रकंपित। अगला है व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है? दंत ओष्ठ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से दंत ओष्ठ व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो वो कौन है? दंत ओष्ठ व। कौन है? व। कौन है? व। ले की बात करें तो ले है पार्श्विक। कौन है? पार्श्विक, जो जीव के बगल से निकल करके जिसका उच्चारण हो जाता हो। और ले का उच्चारण स्थान क्या है? वो है दंत। क्या है? दंत। अगली बात करते हैं कि सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं।
यहां हमने जिक्र किया था अल्प प्राण का। अल्प प्राण से मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राण, कम वायु, कम ध्वनि, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन भी चारों कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चारों अल्प प्राण होते हैं। आप याद कीजिए, आपको बताया कि सभी स्वर भी कैसे होते हैं? अल्प प्राण ही होते हैं। इनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। जहां भी आपको लगे कि यह बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देना। अगला है सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। देखिए सब अगली बात लिखिए, सभी अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष। सघोष का जिक्र हमने वहां भी किया कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। कैसा होता है? सघोष। अब यहां भी क्या है? ये सघोष। और सघोष आप जानते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो, भारीपन हो, आवाज हो, नाद हो, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष। बात अगली करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन या घर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म का मतलब है ऐसे व्यंजन जिसमें ऊष्मा, रगड़, घर्षण पैदा होता हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जिनकी संख्या कितनी है? 4। जिनकी संख्या कितनी है? 4। पहला है स। क्या लगा? स, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा था जब 2018 में मैंने ऑफलाइन बैच पढ़ाया, उसमें ये क्वेश्चन था कि ये वाला क्वेश्चन दिया था और केवल इतना क्वेश्चन पूछा कि इसका उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका उच्चारण स्थान क्या? तालव्य। लेकिन आपको ये सब याद करने हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। TMDK, TMDK याद करना है कुल मिला के, चाहे जैसे आपको याद होता हो। तालव्य, मूर्धन्य से, दंत से, कंठ। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ ध्वनि है ये। अब देखिए अगली बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी करते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भैया कितनी है? 4। क्ष, ज्ञ, त्र, स्र। क्ष, ज्ञ, त्र, स्र। अब ये कक्षा वाला 6 जो बना है, इसका मेल अधिकतर एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आज ही स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसका क्रम शब्दकोश में किसके बाद आता है? कक्षा वाले 6 का दे देगा इस वर्ण को और आपसे पूछेगा इसका क्रम किसके बाद आता है हिंदी शब्दकोश में। तो याद रखें इसका क्रम क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद। वो बाद में बात करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे सीखा था कि हिंदी शब्दकोश में स्वरों का क्रम, ऐसे ही हम हिंदी शब्दकोश में व्यंजन वर्णों का क्रम भी सीखेंगे। तो याद रखना बस इसको इतना कि इसका क्रम किसके बाद आता है? क के बाद। तो ये बनता कैसे है? कम हलंत और श, या फिर कभी कभी विकल्प में आपको दे देगा, ये दे देगा काम भी हलंत, शाम भी हलंत और आगे ए दे देगा। ध्यान दीजिए, कामा हलंत है और आगे से है। व्यंजन व्यंजन जुड़ नहीं सकते, तो ये व्यंजन है और ये दोनों मिलके फिर वही स हो गया, तो ये बन जाता है कक्षा वाला श। ये कैसे बनता है? जे और च वर्ग का अंतिम च, छ, ज, झ, इ। ये कैसे बनता है? तय और रे से बनता है। ये कैसे बनता है? से और रे से बनता है। तो ये आपके सामने हिंदी वर्ण विचार भाग 2 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, लेकिन इसका भी एक भाग और बचा है। तो ये जितनी जानकारी थी आप इसको सबको याद करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात, जिन साथियों को भी कहीं भी कोई समस्या हो, आपको लगता है कि ये सुधार होना चाहिए, आप अपने मूल्यवान कीमती सुझावों से मुझे अवश्य अवगत कराएं, ताकि मैं समय रहते उनमें सुधार करके आपकी परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन का डाउट्स निसंदेह पूरा कर सकूं। इसलिए आप अपने सुझाव से अवश्य अवगत कराते रहें और पढ़ते रहें पूर्ण मनोयोग के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।